स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम बात कर रहे हैं बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री। पेपर का नाम है भारत का राजनीतिक इतिहास, मींस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1740 टू 1947। मतलब भारत के आज़ाद होने से पहले इंडिया का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, उसी पेपर पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने अपने यूनिट 1 के वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करा, जिसमें मैंने आपको 150 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराए। तो यूनिट 1 तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आज हम बात करेंगे अपने यूनिट 2 पर। अगर हम बात करें कि इसमें टोटल 4 यूनिट है, हम चारों यूनिट को सेपरेट पार्ट में कराएंगे ताकि 20-25% हम एक एक पार्ट में सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। अगर हम बात करें कि आज की हमारी वीडियो का सिलेबस क्या है, तो आज हम यूनिट 2 पर बात करेंगे। तो यूनिट 2 का इसमें जो सिलेबस है, इकोनॉमिक चेंजेस, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। मतलब जो ब्रिटिश ने जो हमारी जो भूमि पर टैक्स लगाए थे, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके क्या क्या कारण थे, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, कौन कौन से नेताएं उसमें अपना अपना योगदान दिया था, उन सभी पर हम बात करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट, मतलब जो ब्रिटिश थे उनका भारतीय रियासतों से कैसा संबंध था, उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में मैं आपको 110 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा। जी हाँ, और इन्हीं 110 में से कोई 25 क्वेश्चंस आपसे हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड लिए हैं, सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करना। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक है, उसको भी पहले आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करता है स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया। तो 1793 में लागू किया गया था। अगर हम बात करें कि स्थायी बंदोबस्त क्या था, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रिटिश ने एक तरीके से जो भूमि पर टैक्स लगा दिया गया था। और उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में और समझेंगे स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसको 1793 में सर जॉन शोर के सुझावों पर किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसमें जमींदारों द्वारा प्रदत्त लगान की निश्चित मात्रा निर्धारित की गई थी। बिल्कुल फिक्स टैक्स को लगा दिया गया था। उसके बाद जमींदार अपनी सेवाओं के लिए 1/11 भाग अपने पास रखता था। तो तीनों बातें एकदम सही हैं। इनको आप एक बार खुद से भी पढ़ना ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। उसके बाद थर्ड, स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों को क्या लाभ हुए। तो उन्हें बार बार जो टैक्स फिक्स करना पड़ता था उससे निजात मिल गई। उसके बाद बी, राजस्व वसूल करने वाले कर्मचारी वर्ग से मुक्ति मिल गई। और उसके बाद अंग्रेजों को जमींदारों के रूप में एक निष्ठावान वर्ग भी मिल गया था। तो ये तीनों बातें भी एकदम सही हैं। अगर आपको स्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ नहीं पता है तो तीनों क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा, पूरा स्थायी बंदोबस्त आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है। तो पहला जो टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने वो स्थायी बंदोबस्त के नाम से लगाया था। फिर उसके बाद रैयतवाड़ी भूमि भी, ये भी टैक्स था किस पर? भूमि पर। इसमें क्या था? इसमें रैयत अपना लगान सीधे सरकार को देता था, मतलब जो बीच के मीडिएटर थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद ब्रिटिश भूमि का 51% हिस्सा इस व्यवस्था में शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में 51% भूमि शामिल थी। उसके बाद मुख्यतः बम्बई, मद्रास एवं असम में यह व्यवस्था लागू थी। तो समझ सकते हैं आप, तीनों पॉइंट से आपको रैयतवाड़ी समझ में आ गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ पर लागू था, तो स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मद्रास में लागू था। और रैयतवाड़ी कहाँ कहाँ पर था? बम्बई, मद्रास और असम में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, स्टेट भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आती है महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था किससे रिलेटेड है? तो भागीदारों के समूह से रिलेटेड है। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6,
किस अधिनियम के अंतर्गत भूमि के विकास के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था की गई? तो कौन से एक्ट के थ्रू की गई थी? 1833 के भूमि सुधार अधिनियम के तहत। इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर लीजिए। सबसे पहले इसमें हमें बताना है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रेतवाड़ी को, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे रेतवाड़ी दिया गया है, मैंने आपको बताया मद्रास, बम्बई और असम में ये व्यवस्था लागू की गई थी टैक्स वाली। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें महालवाड़ी, तो महालवाड़ी कहाँ कहाँ पर थी? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब में। तो महालवाड़ी को आप पंजाब से याद कर सकते हैं। उसके बाद तालुकेदारी, तो तालुकेदारी अवध अक्षेत्र में लागू थी। उसके बाद ए ऑप्शन इस्तमरारी, तो बंगाल तथा आंशिक मद्रास, उड़ीसा और बिहार में लागू थी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। रेतवाड़ी इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद महालवाड़ी, महालवाड़ी को आप पंजाब से जोड़ के याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक बार खुद से भी पढ़ना, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। महालवाड़ी व्यवस्था भारत के किस प्रांत में लागू की गई थी? अभी आप पढ़ के ही आ रहे हैं, उत्तर भारत में लागू की गई थी। 9th, अंग्रेजों द्वारा भारत में कौन सी भूधृति पद्धति अपनाई गई? तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ध्यान से पढ़ा है। स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी पद्धति, रेतवाड़ी पद्धति, तीनों को लागू किया गया था। फ्रेंड्स, ये पेपर बहुत ही इजी है अगर आप पेपर को अच्छे से समझ जाएं, और मैं आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा 1-2 बार अच्छे से देख लेंगे तो एग्ज़ाम से पहले सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कहता है, अब हम आ गए हैं 1857 की क्रांति पर। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो मेरठ आपको पता है, मेरठ में तो क्रांति स्टार्ट ही हुई थी। कानपुर, झांसी, झांसी की रानी ने यहाँ से क्रांति का प्रतिनिधित्व किया था। इस तरीके से आपको पता ही होगा। कलकत्ता इसमें नहीं था केंद्र 1857 की क्रांति का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, रेतवाड़ी पद्धति का प्रवर्तक कौन था? तो थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो को रेतवाड़ी पद्धति का प्रवर्तक माना जाता है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कहता है, स्वामित्ववाद या जमींदारी व्यवस्था के विस्तार के परिणाम स्वरूप किसका विकास हुआ? तो उप जमींदारी व्यवस्था का विकास हुआ। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद 13, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि इकाइयों के विखंडन के लिए प्रमुख रूप से कौन उत्तरदायी था? तो भारत में निजी संपत्ति की विचारधारा इसके लिए उत्तरदायी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। ब्रिटिश भारत राजस्व प्रणाली को काल क्रम अनुसार रखिए। तो इसको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको बता देना है। सबसे पहले कौन सी व्यवस्था थी? तो नीलामी प्रणाली थी, सबसे पहले 4 आ जाएगा। उसके बाद कौन सी व्यवस्था थी? रेतवाड़ी प्रणाली 4-1। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त था, और उसके बाद थी महालवाड़ी प्रणाली। तो इसका जो कोड हो जाएगा 4123। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। फ्रेंड्स, जो भी इस तरीके से क्वेश्चंस हुए, चाहे वो मैच द फॉलोइंग के हो या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले, ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार पॉज करके वीडियो को खुद से अटैम्प्ट करने की भी कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको पता चले आपको कितना समझ में आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है वो आपको बता देना है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन कहता है रेतवाड़ी व्यवस्था, तो आपको मैंने पीछे कराया था क्वेश्चन नंबर 7 में। रेतवाड़ी व्यवस्था बिल्कुल मद्रास में ही है, सही है एकदम। उसके बाद स्थायी व्यवस्था भी बंगाल में थी। उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, ये भी उत्तर पश्चिमी प्रांत में थी। उसके बाद तालुकेदारी व्यवस्था, ये मैंने आपको बताया था, ये अवध अक्षेत्र में लागू की गई थी। तो डी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को खुद से भी कर सकते हैं अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद 16, रेतवाड़ी व्यवस्था भारत के किस प्रांत में लागू की गई? तो रेतवाड़ी आपको याद हो गया होगा, बम्बई और मद्रास में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 15-16 क्वेश्चन इसमें जितने भी व्यवस्था थी इनकी, चाहे वो भूमि से रिलेटेड थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रेशली बात करेंगे 1857 की क्रांति पर, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं।
17 क्वेश्चन है इसमें, तात्या तोपे को कब फांसी पर चढ़ाया गया? तो 18 अप्रैल 1859 को। 18 अप्रैल 1859 को तात्या तोपे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसके बाद 18 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। हजरत महल कहाँ की बेगम थी? तो अवध की बेगम थी हजरत महल। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को पहली बार किसने इस प्रकार पुकारा? तो किसने पुकारा था? वीडी सावरकर ने। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। अगर आपने पॉलिटी का वीडियो देखा होगा, अगर आपके पास में पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्वेश्चंस आपको पता होंगे। उसके बाद 21, राजभक्त मुसलमान समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। उसके बाद 22, महारानी की घोषणा 1858 के किस महीने में पास हुई? तो जून महीने में पास हुई थी। उसके बाद 23, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्थिक मंदी कब आई थी? तो 1929 में आई थी। उसके बाद 24, किस गवर्नर जनरल के काल में सर्वाधिक देसी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो किसके काल में मिलाए गए थे? लॉर्ड डलहौजी। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, अवध में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। याद हो गया होगा आपको, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद 26, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई को आपको मैच कर देना है, वो युद्ध में शहीद हो गई थी, युद्ध में मारी गई थी रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद आपको इसमें बताना है तात्या तोपे। जो तात्या तोपे थे वो गिरफ्तार भी हो गए थे और उनको फांसी भी दे दी गई थी, आपने पीछे देखा होगा उस तरीके से। उसके बाद नाना साहब, नाना साहब नेपाल में छुपकर बैठ गए थे, अपनी जान बचा ली थी इन्होंने। उसके बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह को आपको मैच कर देना है ऑप्शन नंबर ए से, रंगून निर्वासित से। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से भी जरूर ट्राई करना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम अकाल आयोग के बारे में क्या सत्य है? तो इसकी स्थापना 1878 में हुई थी। इस समय लॉर्ड लिटन गवर्नर थे। इस आयोग के अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेटजी थे। तो तीनों बातें एकदम सही हैं 27 की। उसके बाद 28, मैच द फॉलोइंग है, अकाल में मरने वालों की संख्या को आपको मैच करना है। तो 1800 से 1825 में कितने 10 करोड़ लोग मर गए थे। उसके बाद 1825 से 1850, उसके बाद 4 करोड़, मतलब सबसे ज़्यादा कम मरे 1800 से 1825 10 करोड़। उसके बाद 1825 से 1850 तक 4 करोड़। उसके बाद 50 से 75 तक फिर से 5 करोड़। उसके बाद 75 से 1900 तक 1.5 करोड़। इस तरीके से आपको याद कर लेना है, 10, 4, 5 और फिर 1.5 मतलब 1.5। उसके बाद 29, 1857 के विद्रोह के समय कौन मुगल बादशाह था? तो आपको पता होगा बहादुर शाह जफर थे उस टाइम पर। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, वो पहला सिपाही जिसने चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था? तो आपको पता होगा मंगल पांडे थे वो। उसके बाद 31, कौन सा गवर्नर जनरल कवि, उपन्यासकार एवं निबंध लेखक था तथा साहित्यिक जगत में ओवेन मेटिदिथ के नाम से प्रसिद्ध था? तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? लॉर्ड लिटन की। तो लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल भी थे, कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे एवं निबंध लेखक भी थे। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है लॉर्ड लिटन के बारे में। उसके बाद 32, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो अभी हम 1857 की बात कर रहे हैं, यही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद 1857 की क्रांति का समापन कब हुआ? तो 2 साल चली थी, अप्रैल 1859 में। 57 और 59, इस तरीके से आपको स्टार्टिंग और एंडिंग को याद कर लेना है। 34, 1857 में सबसे पहले अराजकता के चिन्ह कहाँ दिखाई दिए? तो बंगाल में दिखाई दिए थे। फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुझे भी पता लगे मैं आपकी कितनी हेल्प कर पा रहा हूँ। उसके बाद 35, 1857 के विद्रोह के अंतिम समय भारत में
मतलब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 36 किसका ज़्यादा उत्पादन कराकर अंग्रेजों ने अपने को संपन्न किया? तो किसका उत्पादन कराते थे भारत में? अफीम और नील का। उसके बाद 37 1863 में प्रथम पावरफुल फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? तो बंगाल में की गई थी। उसके बाद 38 दी बॉम्बे मिल्स ऑनर एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। 39 निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी संग्राम में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। इसमें आपको बताना है किन किन ब्रिटिश अधिकारियों ने कहाँ कहाँ पर कब्जा किया था। सबसे पहले आरा पर किसने कब्जा किया था? विलियम टेलर ने किया था। 4 से आपको मैच कर देना है। उसके बाद बनारस पर किसने कब्जा किया था? तो ब्रिगेडियर जनरल नील ने किया था। उसके बाद ग्वालियर सर होरेज ने किया था। उसके बाद बरेली कॉलिन कैम्पबेल। तो इस तरीके से आपको एक बार खुद से पढ़ लेना है और आपको 2-4 बार पढ़ लेंगे तो सारे याद भी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें कहता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? तो स्टुअर्ट था। बी ऑप्शन। उसके बाद द ग्रेट रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता थे। बी ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। 43 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए, कमल और रोटी। 44 निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों को सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था? तो इसमें यहाँ से थोड़ा मिसिंग है, इसमें आपको बताना है सबसे बाद में किसने स्वीकार किया था? तो होलकर ने स्वीकार किया था सबसे बाद में। वो कौन थे? एक मराठा सरदार थे। उसके बाद 45 12 भाई समिति की स्थापना किस मराठा ने की? तो नाना ने की थी। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 46 गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय रियासतों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया था? तो 3 श्रेणियों में किया गया था। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 47 इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले हम इसमें कर देना है सही जोड़े को सुमेलित। सबसे पहले हम देखें कुंवर सिंह बरेली से थे, बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद नाना साहब का संबंध कानपुर से था, एकदम सही है। उसके बाद खान बहादुर खां तो आरा से, ये नहीं थे। उसके बाद बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। तो 2, 4 एंड 5 इसमें बिल्कुल एकदम राइट है। 1 और 3 इसमें रॉन्ग है। उसके बाद 48 गोद प्रथा निषेध सिद्धांत किन राज्यों पर लागू किया गया था? तो हिंदू एवं मुस्लिम राज्य दोनों पर लागू किया गया था। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। मेरठ में 1857 ईस्वी की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो कब आरंभ हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी में लागू हुई थी। इस डेट को आपको याद कर लेना है। अगर कोई स्टूडेंट मेरठ से भी वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए तो बड़े ही गर्व की बात है। उसके बाद 50 कूका आंदोलन किस प्रांत में लागू हुआ? तो कूका से ही आपको याद कर लेना है, पंजाब। कूका कोका जैसे भी आप गाने सुनते होंगे, सारे किसके गाने हैं? पंजाब से हैं। उसके बाद 51 दोहरी शासन व्यवस्था असुविधाजनक, फूहड़ तथा जटिल है, यह किसका कथन है? तो पाल्मस्टन का यह कथन है, ए ऑप्शन। उसके बाद 52 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो बेंजामिन डिज़रेली ने दी थी, ए ऑप्शन। उसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग। फ्रेंड्स इसमें मैच द फॉलोइंग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं 100 में से, तो मैच द फॉलोइंग भी करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपको बता देना है, सबसे पहले स्थान दिया गया है उसको आपको अधिकारी से मैच करना है, मतलब उन्होंने कहाँ कहाँ पर कब्जा किया था। तो इलाहाबाद को मैच कर देना है जनरल नील से। उसके बाद झांसी आपने पढ़ाई अभी, सर होरेज। उसके बाद लखनऊ जनरल हैवलॉक, थर्ड ऑप्शन से आपको मैच कर देना है। उसके बाद कानपुर जनरल जॉन निकलसन। उसके बाद दिल्ली सर कॉलिन कैम्पबेल, इसको तो आपको याद हो ही गया होगा, दिल्ली को सर कॉलिन कैम्पबेल से।
ऐसे क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से ज़रूर पढ़ना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद 54, बख्त खान के संबंध में क्या सत्य है। तो चलिए बख्त खान के बारे में जान लेते हैं। उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत बरेली से की थी, तो ये बात एकदम सही है। उसके बाद ऑप्शन 2, वह ब्रिटिश सेना में साधारण सूबेदार था एवं दिल्ली में गठित सैनिक समिति का प्रधान घोषित किया गया। तो दोनों बातें एकदम सही हैं बख्त खान के बारे में। उसके बाद 3, अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा होने के बाद वह अवध गया और मई 1859 मतलब 1859 में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारा गया था। तो ये बात भी एकदम सही है। किसके बारे में? बख्त खान के बारे में। उसके बाद उसने मेरठ में सिपाहियों की क्रांति का नेतृत्व किया। बिल्कुल गलत है। उसने कहाँ से नेतृत्व किया था? बरेली से। उसके बाद बहादुर शाह ने उसे मिर्ज़ा मुग़ल की उपाधि प्रदान की थी। तो 1, 2, 3 एकदम सही है, 4 और 5 इसमें गलत है। उसके बाद 55 इसमें कहता है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को उसके 2 पुत्रों के साथ किसने बंदी बनाया? तो मेजर हडसन ने बनाया था। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं 1857 की क्रांति के रिलेटेड है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस का बेस है। उसके बाद 56, झांसी में 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन किसने किया? तो हयग रोज ने किया था। इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण स्वीकार नहीं किया गया? तो किसको नहीं किया गया? डी ऑप्शन को, भारतीय जनसाधारण का युद्ध में असहयोग। उसके बाद 58, 1857 में के झंडा गीत की रचना किसने की थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। झंडा गीत की रचना किसने की थी? मौलवी अजीमुल्ला ने। ए ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें आपको बता देना है 1857 के बाद भारतीय सेनाओं की स्थिति के बारे में आपको बता देना है क्या क्या कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसमें सही होगा। भारत तथा यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 7.1 से घटाकर 5.1 कर दिया गया था। ये कथन एकदम गलत है। उसके बाद 60, स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे के संबंध में बताना है क्या क्या सत्य है। तो वह बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। तो दूसरी बात एकदम सही है, 34वीं नेटिव का सिपाही था वो। उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। बिल्कुल गलत बात है। अंग्रेज़ों द्वारा उसको प्राणदंड दिया गया था। तो 2 और 4 इसमें एकदम सही है। 34वीं इन्फेंट्री का सिपाही था, अंग्रेज़ों द्वारा उसको मारा गया था। उसके बाद 61, 1857 की क्रांति में सैनिक कंपनी के प्रति निष्ठावान रहे शासक और जमींदार आपको बताना है। तो डूंगरपुर के महाराज अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, आपको पता ही होगा। उसके बाद 62, चर्बी लगे कारतूस के साथ एनफील्ड राइफल का प्रवेश ब्रिटिश भारतीय सेना में कब लागू किया गया था? मतलब कब आया था? जनवरी 1857 में। उसके बाद ही क्रांति हो गई थी। यहीं से ही इसको क्रांति का कारण भी माना जाता है। 63, लखनऊ में क्रांति को दबाने से संबंधित थे। तो कौन कौन थे? हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, उसके बाद हैवलॉक, आउटरम और कॉलिन कैम्पबेल। तो पांचों थे। उसके बाद 64, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहना उचित नहीं है क्योंकि बहादुर शाह केवल राष्ट्रीय सम्राट नहीं थे जिसके नेतृत्व में क्रांतिकारी संगठित हुए। उसके बाद 1857 में भारतीय राजनीतिक दृष्टि से एक राष्ट्र नहीं था। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। चारों बातें एकदम सही हैं। उसके बाद 65, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी नेता भागकर नेपाल चले गए थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 65, कौन कौन गए थे नेपाल? नाना साहब गए थे, मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में कराया है। इनके साथ में और कौन गए थे? तो हजरत महल और नाना साहब दोनों कहाँ पर छुप गए थे? नेपाल में जाकर इन्होंने जान बचाई थी अपनी। उसके बाद 66, डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम बताइए। तो चलिए बता देते हैं।
सबसे पहले उन्होंने संबलपुर को विलय किया था, उसके बाद झांसी को, उसके बाद नागपुर और अवध को। तो इस तरीके से इसका जो ऑर्डर हो जाएगा ए ऑप्शन 2143। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किस राज्य ने भाग लिया? तो इनमें से बताना है। सबसे पहले पंजाब, हैदराबाद, ग्वालियर, झांसी ने भाग लिया था। और यहाँ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? आपको पता ही होगा, झांसी की रानी ने। उसके बाद 68 किस क्रांतिकारी नेता को अंग्रेजों ने जिंदा पकड़ा था? तो तात्या तोपे को पकड़ा था और इनको फांसी भी दे दी गई थी। उसके बाद 69 1857 ईस्वी में कानपुर की क्रांति का दमन कर अधिकार किसने किया था? तो कैंपबेल ने किया था, ए ऑप्शन। उसके बाद 70 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी था, अवध और जमशेदपुर। तो जगदीशपुर भी था, तो चित्तौड़ नहीं था। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 डलहौजी द्वारा मिलाए गए वे राज्य जिन्हें निदेशक कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो कौन कौन से राज्य थे? संबलपुर और झांसी। उसके बाद 72 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसरॉय था? तो लॉर्ड कैनिंग थे, पता होगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन थे। उसके बाद 74 निम्नलिखित में से किन वर्गों ने क्रांति का समर्थन किया? तो कौन कौन लोग थे जो क्रांति का समर्थन कर रहे थे? किसान और दस्तकार और भूस्वामी और अभिजात वर्ग। तो ये दो वर्ग ही थे जो क्रांति का समर्थन कर रहे थे। उसके बाद 75 कहाँ के राजा के बारे में कैनिंग का यह कथन है कि यदि वह भी क्रांति में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा? तो कहाँ के राजा के बारे में बोला था? जिंद के राजा के बारे में। जिंद आपको पता ही है कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में। उसके बाद 76 निम्नलिखित में से कौन से प्रांत क्रांति में शामिल हुए? तो कौन कौन से प्रांत क्रांति में शामिल हुए थे? ओनली ए ऑप्शन, मध्य प्रांत। इसमें क्वेश्चन नंबर 77 में आपको बताना है मुगल सम्राट की विश्वघाती पत्नी जो क्रांतिकारियों की मुखबरी करती थी, तो कौन थी वो? जीनत महल नाम था उसका, बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के समर्थक थे? तो कौन कौन अंग्रेजों के समर्थक थे? सबसे पहले थे इसमें सर दिनक राव, उसके बाद सर जंग बहादुर और सर सालार जंग। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 भारतीय सिपाहियों के असंतोष के कारण कौन कौन, मतलब असंतोष के कारणों कौन कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बता देने हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। तो पांचों बातें एकदम सही हैं। उसके बाद 80 1857 की क्रांति की असफलताएं के कारण कौन सा कथन असत्य है? तो इसको आपको बता देना है। उद्देश्य की एकता, तो तीसरा कथन इसमें असत्य है। बाकी 1 to 4 इसमें एकदम सही बात है। उसके बाद 81 कौन सही सुमेलित है? तो कौन कौन सही सुमेलित है इसमें? सबसे पहले बरेली, तो बरेली कैंपबेल से बिल्कुल एकदम सही है। उसके बाद अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली इसमें गलत है। जनरल हैवलॉक, मैंने अभी आपको बताया था पीछे। दिल्ली का संबंध किससे? दिल्ली का संबंध सर कॉलिन कैंपबेल से था और यहाँ पर क्या दिया गया है? जनरल हैवलॉक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी आप खुद से कर सकते हैं। 1 2 3 इसमें एकदम राइट है। उसके बाद 82 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 इसमें कहता है भारत की देसी रियासतें पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो सर विलियम ली वार्नर, ई ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 83 कंपनी ने रिंग फेंस की नीति का अवलंबन कब से कब तक किया? तो 1757 से 1813 ईस्वी तक किया था। उसके बाद रिंग फेंस नीति का निर्माता किसको कहा जाता है? तो ली वार्नर को कहा जाता है। उसके बाद 85 सन 1790 की त्रिपक्षीय संधि किसके विरुद्ध थी? तो जो त्रिपक्षीय संधि थी वो किसके विरुद्ध थी? टीपू सुल्तान के विरुद्ध थी। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद 86
गंगाधर राव कहाँ के राजा थे? तो जो गंगाधर राव थे वो झांसी के राजा थे। उसके बाद 87, अवध रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह था अवध रियासत का अंतिम शासक, ए ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, 88 इसमें कहता है धुंधु पंथ, जो धुंधु पंथ का अन्य नाम क्या था? तो नाना साहब को ही धुंधु पंथ बोला जाता था। 89, मुगलों का अंतिम बादशाह? तो बहादुर शाह द्वितीय था। उसके बाद नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो अजीमुल्ला थे। 91, 1857 के विद्रोह में किसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो बहादुर शाह द्वितीय को ही सुनाई गई थी। 92, 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था। 93, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य था? तो राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करना था, इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। उसके बाद 94, कहाँ के राजा ने रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब निवेदन देने पर भी साथ नहीं दिया था? ग्वालियर के राजा ने नहीं दिया था। उसके बाद 95, फ्रेंड्स ये अब जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब 19, 20 इन 2 ईयर में ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद 95, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मंगल पांडे थे, जिन्होंने चर्बी के कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। उसके बाद 96, 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई थी, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 97, पीसी इल्बर्ट कौन थे? तो वाइसराय के परिषद के विधि सदस्य थे। कौन? पीसी इल्बर्ट। ये क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए, याद करने वाला ही है। उसके बाद 98 इसमें कहता है बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे? कुंवर सिंह, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 99, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो 1856 ईस्वी में मिलाया गया था। उसके बाद 100, मैच द फॉलोइंग है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको बताना है मंगल पांडे के बारे में। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद बेगम हजरत महल, तो इन्होंने अवध से नेतृत्व किया था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी। उसके बाद कुंवर सिंह, आजमगढ़ से भागना पड़ा था इनको। तो इस तरीके से आपको मैच कर देना है। उसके बाद 101, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो मेरठ से रानी लक्ष्मीबाई नहीं सही है, ये कहाँ से थी? झांसी से। बाकी सारे ऑप्शन एकदम इसमें सही है। 102, हाजोंग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो मोनी सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था। 103, हाट टोला आंदोलन का संबंध किस प्रदेश से है? तो पश्चिम बंगाल से है। याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। 104, बेंजामिन डिज़रेली ने 1857 के विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा इन्होंने ही दी थी। उसके बाद 105, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में किया था, ए ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, इसमें कहता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कानून सदस्य को कब शामिल किया गया था? तो किस अधिनियम के थ्रू किया गया था? अधिनियम 1861 के, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो कौन कौन से प्रभावित थे आपको पता ही है, झांसी, अवध और जगदीशपुर। उसके बाद चित्तौड़ इसमें शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन रिपीट है और 19 में पूछा गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने यूनिट 2 को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यूनिट 2 में कोई भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, मुझे भी सही कर देना और आपके जो फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे अब इसमें यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में मैं आपको 160 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो यूनिट 3 का थोड़ा सा वेट कीजिए, 1-2 दिन में ही आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।